वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं हूं विवेक तापड़िया, आपका फिजिक्स टीचर, और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो आप एनसीईआरटी जो क्लास 11 की पार्ट 2 है उसमें पेज नंबर 234 पर आर्टिकल नंबर 9.4 पर आ सकते हैं। तो अपनी बुक्स खोल लीजिए। हम बात करेंगे हुक्स लॉ की और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है डेफिनेट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। कंपटीशन में इस पर सवाल आते हैं, और क्लास 11th में अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां इस पर बड़ा सवाल आता ही आता है। फाइनल एग्जाम जो होते हैं, एनुअल एग्जाम, उसमें भी इस पर क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहले हम हुक्स लॉ की बात करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। लास्ट टर्म पे हमने देखा तीन तरह की स्ट्रेस: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, shear स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और तीन तरह की कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स की हमने बात की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। देन हमने बात की shear स्ट्रेन की, और फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो stress and strain take different forms in the situations depicted in the figure 9.2. For small deformations, 9.2 फिगर आपकी मेमोरी में होगी, ये है अलग अलग different type of stresses and strains. For small deformations, the stress and strain are proportional to each other. जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, इसी को कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हुक्स लॉ जब भी पूछा जाए आपसे, आप लिख सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ग्राफ में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये अप टू ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, और बी तक है इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक, इसकी फाइन डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress equal to k times strain, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। k is the proportionality constant and is known as modulus of elasticity। तो बच्चों नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पर। अभी तक हम फैमिलियर हुए स्ट्रेस से, स्ट्रेन से। अब ये उनके रेशियो की फॉर्म में आ गई, क्योंकि k जो है वो अगर देखें हम तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बनेगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको हम कहते हैं। Hooke's law is an empirical law and is found to be valid for most materials। ज्यादातर substances के लिए काम करता है। However, there are some materials which do not exhibit this linear relationship। जिनके लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। जैसे कि रबर है, तो उसको इलास्टोमर कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं इस बात को जानकर कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हमें लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, खींचा और फिर छोड़ा तो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। बट द फैक्ट इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो किसे ज्यादा इलास्टिक कहेंगे और क्यों? तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमने एक मॉडुलस, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको नापने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने से पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर लेते हैं। हाँ, तीन तरह की मॉडुलस रहेंगी इलास्टिसिटी की। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अगर मैं आपको लिखकर बताऊं, तो बच्चों यंग्स मॉडुलस अगर आपने नाम सुना है, जिसको हम कैपिटल Y से या फिर सिंबल कैपिटल E से दिखाते हैं, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और shear मॉडुलस, जिसे हम सिंबल ईटा से या फिर कैपिटल G से दिखाते हैं, shear मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये होता है shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। और तीसरी तरह की जो मॉडुलस है वो है बल्क मॉडुलस, जिसको हम सिंबल के, कैपिटल के या फिर कैपिटल बी से दिखाते हैं, बल्क मॉडुलस। और ये होती है
नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन से मैं दिखा सकता हूँ। जैसे बॉल को हमने पानी में डाला तो सभी तरफ से उस पर प्रेशर लगेगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह देते हैं इसको हम, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, सिग्मा एन अपॉन एप्सिलॉन बी। तो आप समझ सकते हैं ये तीन तरह के स्ट्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग तीन तरह की स्ट्रेन और उनकी रिस्पेक्टिव मॉडुली। देखिए मैंने क्या शब्द प्रोनाउंस किया, मॉडुलस, मॉडुलस का प्लूरल मॉडुली। सो लेट्स गेट बैक टू द बुक। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये हमको समझना है। अगर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है इसको हाईलाइट करके इस पे स्टार मार्क कर देना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रिलेशन between the stress and strain for a given material under tensile stress can be found experimentally in a standard test of tensile properties. जैसे फॉर एग्जांपल घर में हम जब ईंट लगा रहे हैं तो ईंट को आप ये कैसे चेक करेंगे कि कितनी मजबूत है, खींच कर चेक करेंगे या दबा कर। तो हमें पता है ईंट पर किस तरह का लोड आने वाला है। ईंट पर, किसी ईंट पर ऊपर जो और ईंटें दीवार बननी है, ब्रिक वॉल, तो इसको दबना है चारों तरफ से। ऊपर से लोड आएगा, साइड से लोड आएगा और नीचे से रिएक्शन फोर्स मिलेगा, यानी बीच वाली ईंट हर तरफ से कंप्रेसिव लोड के इन्फ्लुएंस में रहेगी, खींचेगी कोई सी भी नहीं ना, टेंसाइल लोड नहीं आएगा इसके ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में ईंट को किस में मजबूत होना चाहिए, टेंशन में या कंप्रेशन में? तो जवाब है टेंशन में नहीं, कंप्रेशन में मजबूत होना चाहिए। तो ये स्टडी आपको करनी होती है। तो इन ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज, वायर जो है उसको कंप्रेस नहीं होना है, उसको टेंस होना है, तो टेंशन में मजबूत होना चाहिए, खींचना है उसको। ए टेस्ट सिलेंडर और ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एन अप्लाइड फोर्स, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब ये देखिए स्ट्रेन की एक लाइन की डेफिनेशन, ये स्ट्रेन की एक लाइन की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, and the applied force needed to cause the strain are recorded. The applied forces gradually increase in steps and the change in length is noted. ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं applied force को और लेंथ में चेंज किस तरह से हो रहा है उसको हम नोट करते हैं। तो हमने क्या किया, किसी वायर को लटका दिया, here is a wire। अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें हम, तो एक्चुअल में ये है सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वायर है। तो इस वायर पे हमने नीचे वेट लटकाया और इस वेट को हम ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। काम करेगा mg, जो इसमें खिंचाव पैदा करेगा, और उस खिंचाव की वजह से क्या होने वाला है, इस पूरी लेंथ के अलोंग वायर जहां से भी कमजोर होगा वहां नेक फॉर्मेशन होगी, यानी वहां से पतला पड़ेगा। तो इसका डायमीटर तो कम होता जाएगा बच्चों और इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। The applied force needed to cause the strain are recorded. हमने इसकी लेंथ में चेंज को रिकॉर्ड किया, फोर्स को रिकॉर्ड किया। The applied force is gradually increased in steps and the change in length is noted, और उसी को हम लेकर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस, जो कि मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा। अब यहाँ पे अजम्पशन ये लेना पड़ता है हमें, वैसे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है,
देख रहे हैं आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो घट रहा है। पर स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि एरिया में चेंज नेग्लिजिबल है, तो एरिया में चेंज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल है। अब वहां पर हम डेल्टा एल को लेकर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं या परसेंटेज चेंज को लेकर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। टिपिकल ग्राफ फॉर ए मेटल इज शोन इन फिगर 9.3। एनालॉगस ग्राफ्स फॉर कंप्रेशन एंड shear स्ट्रेस में आल्सो बी obtained। तो देखिए ग्राफ कैसा है, थ्योरी के सामने ही हम ले आते हैं उसको ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न केवल अभी, अच्छा मेडिकल वाले बच्चे तो वो भी नहीं बचेंगे, है ना, मेडिकल वाले बच्चों को भी ये तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर जो हड्डियों के बारे में बात करेंगे हम, तो वहां पर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन मैटर करेंगे। और इंजीनियरिंग वालों को तो फुल डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इसको कहते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। So graph is plotted between the stress which is equal in magnitude to the applied force। आप देखें ये जो स्ट्रेस है ये एक्चुअल में हमने यहाँ पर लिया किसको है, फोर्स को। और स्ट्रेन यहाँ पे हमने परसेंटेज इलोंगेशन को ले सकते हैं, परसेंटेज में दिखा रखा है परसेंटेज। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, इलोंगेशन, जो खिंचाव, खिंच गया है वो तार, परसेंटेज इलोंगेशन। ऐसा ही ग्राफ हम कंप्रेशन के, खिंचाव के लिए बनाया हमने, कंप्रेशन और शियर स्ट्रेस के लिए भी हम सिमिलर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग आते हैं, स्टील के लिए अलग आएगा, रबर के लिए अलग आएगा, प्लास्टिक के लिए अलग आएगा। और मटेरियल में भी जैसे मैं सोना चांदी तांबा लोहा लूंगा तो उनके लिए वेरी करेगा। These curves help us to understand how a given material deforms with increasing loads। आपको पता है जो ये जैसे हैंगिंग ब्रिज है और जितने भी ये झूलने मतलब झूलती हुई चीजें होती हैं जिनको रोप के सहारे रोका जाता है, अगर वो रोप्स कॉपर के बनाए तो क्या होगा, पीतल के बनाए तो क्या होगा, अभी वो स्टील की होती हैं, स्टील भी स्पेशल स्टील होता है। रीजन, हम पहले स्टडी करते हैं उसके इलास्टिक बिहेवियर की इस कर्व के थ्रू, और फिर तय करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस सुटेबल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोड आए तो खींचता चले जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हो जाए। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन बिटवीन O टू A, O से A तक चलते हैं, O से A, द कर्व इज लीनियर, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड। जहां तक ये लीनियर है वहां तक, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अप टू ए अगर मैं स्ट्रेस हटा देता हूं तो बॉडी regains its original dimensions when the applied force is removed। in this region the solid behaves as an elastic body। तो अप टू ए इलास्टिक बॉडी की तरह काम करेगा। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस को हटा भी देता हूं तो स्ट्रेन वापस जीरो हो जाएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सिग्मा प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन इज अप टू दिस पॉइंट ए। तो यहां तक हुक्स लॉ काम कर रहा है। इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। कैसे, देख रहे हैं आप कर्व हो गया है, दिस ग्राफ गेट कर्व्ड, कौन से कलर से, रेड से दिखा रहा हूं,
ये कर्व हो गया, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। फिर भी बॉडी उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाती है व्हेन द लोड इज रिमूव, फोर्स हटाने पर। यानी अप टू बी भी अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करें तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस करके जीरो स्ट्रेन पर आ जाएगा। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट। बी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्डिंग, यील्ड वर्ड जो है इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? जैसे मान लीजिए आपने सुना हो कभी कि यील्ड बढ़ गई है, जैसे कोई जो है वो गाय पाल रहा है और उसके पास पूरी गौशाला है जहां से दूध की आवक होती है ना, हिंदी शब्द सिखा रहा हूं मैं आपको। दूध मिलता है, आवक यानी कितना दूध आता है। तो किसी दिन ज्यादा दूध आया तो क्या बोलेंगे? यील्ड बढ़ गई है। ऐसे किसी खेत से ज्यादा धान उपजे, ज्यादा धान की फसल हो, बोलेंगे यील्ड बढ़ गई, मिट्टी की यील्ड बढ़ गई। तो ऐसे ये यील्ड पॉइंट है। तो उस तार को हम खींच रहे थे बिना एफर्ट किए या कम एफर्ट में, यानी स्ट्रेस या फोर्स कम लगाया, स्ट्रेन ज्यादा मिला, इसलिए इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो ये खींच गया तार, आल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट। ओके, इलास्टिक लिमिट किसको बोलेंगे? पॉइंट बी को। बी तक इलास्टिक लिमिट है, तब तक वापस अपना ये ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। एंड द corresponding stress is known as yield strength of the material। ये देखो सब नई नई टर्म आ रही बच्चों, सब इससे आपको फैमिलियर होना है। यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इससे पहले तक वो यील्डिंग नहीं मिलेगी, इसके बाद में यील्डिंग मिलना शुरू हो जाएगी। इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर, उसके बाद भी अगर लोड बढ़ाया गया, द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली, तेजी से स्ट्रेन बढ़ती है। इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी शोज दिस। ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस तो हमने बढ़ाया सिर्फ इतना, स्ट्रेन बढ़ गई बिटवीन बी एंड डी कितनी? एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस में जो चेंज हुआ क्वांटिटी में, दिस इज change in stress, or here it is change in strain. The portion of the curve between B and D shows this when the load is removed। अब अगर लोड हटाते हैं say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। यहां तक स्ट्रेस करने के बाद आपने लोड हटाया तो बॉडी वापस रिगेन नहीं करेगी, यानी जीरो पर नहीं जाएगा। ग्राफ ग्राफ ऑफसेट हो जाएगा। ये ऑफसेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। यानी इतना स्ट्रेन वायर में फिर भी बच जाएगा, वायर खिंचा हुआ ही रह जाएगा। द स्ट्रेन इज नॉट जीरो, द मटेरियल इज सेट टू हैव ए परमानेंट सेट। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब वो खिंचाव परमानेंट रह गया, उसकी लेंथ परमानेंटली बढ़ गई, तो हम उसको डिफॉर्मेशन को कैसा बोलेंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि वो वापस रीगेन नहीं हुआ, ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं पहुंचा। द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट डी, यानी इससे ज्यादा स्ट्रेस या फोर्स वो नहीं सह पाएगा। एस यू ऑफ द मटेरियल, उसको हमने किससे दिखाया? एस सबस्क्रिप्ट यू से दिखाया। तो स्ट्रेस को यहाँ सिग्मा की बजाय एस से दिखाया हमने इस ग्राफ में। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय ए रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। उसके बाद तो आप अगर जो है स्ट्रेस को कम भी कर दें तब भी ये मटेरियल फ्लो होकर फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ जाएगा। Beyond this point, additional strain is produced even by reduced applied force and fracture occurs at point E। E जो है वो है फ्रैक्चर पॉइंट, यहां जाकर मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। If the ultimate strength and fracture point D and E are close, जब D और E पास पास होते हैं, मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल। फिर से नई टर्म आ गई ब्रिटल। जैसे चौक है,
वो आपको इंडिकेशन नहीं देगी टूटने से पहले, ब्रिटल है। चीनी मिट्टी का कप ब्रिटल है, खींचेगा नहीं, सीधे टूट जाएगा। ये पोर्शन जितना ज्यादा होगा उतना आपको इंडिकेशन मिलने का चांस ज्यादा है कि पहले पता चलेगा, टूटने से पहले इलोंगेट होगा। और अगर ये पोर्शन कम है तो हम बोलेंगे ब्रिटल है, ये पोर्शन ज्यादा तो बोलेंगे डक्टाइल है। इफ दे आर फार अपार्ट, डी और ई के बीच में गैप ज्यादा है, द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। तो बच्चों सारा एनालिसिस इस ग्राफ के बेसिस पर हो जाता है, इससे हम मटेरियल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरह से जान पाते हैं। As stated earlier, the stress strain behavior varies from material to material. For example, rubber can be pulled to several times its original length. दुगुना तिगुना तक खींच सकते हैं and still returns to its original shape. Figure 9.4 show stress strain curve for the elastic tissue of aorta present in the heart. Now, aorta. Note that although elastic region is very large, the material, ये देखिए stress strain curve for elastic tissue of aorta, the large tube vessel carrying blood from the heart. तो straight line portion तो इसमें है ही नहीं. Does not obey Hooke's law over most of the region. Secondly, there is no well-defined plastic region. Plastic region भी नहीं है इसमें, elastic region भी नहीं. Substances like tissue of aorta, rubber, etc., which can be stretched to cause large strains are called, उनको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, उनको बोलते हैं elastomers. तो प्रेजेंट वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तक की बात कर रहा हूं बच्चों। आगे की बात हम यानी इलास्टिक मॉडलिंग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं समझता हूं ये पोर्शन जो आपके लिए नया है पर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी टर्म्स जो आज हमने सीखी, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सो यू हैव टू प्रैक्टिस वंस मोर। इसको कम से कम 2 बार देखें वीडियो को और क्लैरिटी और ये ग्राफ प्रैक्टिस करें बनाकर हाथ से। तो फिर जल्दी मिलते हैं बच्चों, टिल देन हैप्पी लर्निंग।